Hello guys, this is MD Samim. I'm a second Prof MBBS student from Vindapur Medical College. Today I have with me one of my junior, Prabhat Garg. मैं आपको इंट्रोड्यूस करो. This is प्रभात गर्ग from पानीपत हरियाणा. अच्छा, एचएस किस साल लिए थे? 2018. उसके बाद ड्रॉप था. ड्रॉप ईयर में किस कोचिंग से? ड्रॉप ईयर में मैंने बायोमेंटर से कोचिंग. बायोमेंटर से मैं भी लिया था, तो मुझे भी थोड़ा मालूम है क्या प्रोसेस है, क्या कौन से. तो बायोमेंटर्स का बेस्ट क्या लगा तुम्हें? बायोलॉजी बेस्ट लगा था. एंड जो डीपीपी होते थे और जो रेगुलर टेस्ट होते थे, उनका जो प्रोसीजर था वो काफी बेस्ट था. जैसे कि डेली की डेली हमारी क्लासेस हो रही थी. एक्चुअली डिसिप्लिन बहुत बढ़िया था. सुबह सुबह शेड्यूल आ जाता था, उसके बाद टाइमली लेक्चर, देन डीपीपी आता था, एंड वीक में 2 मतलब टेस्ट होना ही होना था. मतलब डिले नहीं होता था या पोस्टपोन प्रीपोन कुछ नहीं होता था, फिक्स्ड रहता. किस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट ये था कि डेली क्लासेस आती थी एंड शाम को उसी टॉपिक की डीपीपी मिल जाती थी. तो उससे बेस्ट ये होता था कि जो भी क्लासेस है उसका उसी दिन हमारा टेस्ट हो जाता था. काइंड ऑफ हम पता लग जाता था कि क्लास अच्छे से अटेंड हुई है या नहीं. अगर नहीं होती तो रात को उसको हम दोबारा देख सकते थे. एग्जैक्टली. और डीपीपी भी आ जाता था कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है. किस सब्जेक्ट में कितना आया था? मेरा बायोलॉजी में 355 था. अच्छा. केमिस्ट्री में 140 एंड फिजिक्स में 120. किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फिजिक्स होता है. नहीं, फिजिक्स एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फिजिक्स का एक खास बात ये है कि उसमें अगर हमको कांसेप्ट पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. बट केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो वो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगलफुल लगते थे. तो केमिस्ट्री का जो स्ट्रगल था उससे तुम कैसे ओवरकम किए? केमिस्ट्री के स्ट्रगल से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में भी अगर बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री क्वाइट सिमिलर टू फिजिक्स. उसको हम डील कर सकते हैं इजीली. बट अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. तो उनसे डील करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो फालतू के एक्सेप्शंस हैं उनको हटा दिया जाए. सिर्फ वो एक्सेप्शंस याद रखे जाएं कि जो इंपॉर्टेंट है. तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए. एनसीईआरटी में जो एक्सेप्शंस है वो याद रखो. तो तुम एक काम करो, केमिस्ट्री कैसे पढ़े थे पूरा डिटेल्स में बताओ. केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ. तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर पढ़ना है उसकी थ्योरी से गो थ्रू हो जाना है. लेकिन थ्योरी पे ज्यादा टाइम. थ्योरी मतलब खुद से पढ़ते थे या लेक्चर्स लेते थे, नोट्स बनाते थे? लेक्चर लेता था. लेकिन लेक्चर लेने के बाद एक बार थ्योरी से एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, या जो भी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल है उससे गो थ्रू हो जाओ. उसके बाद जो मेन फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से रिवाइज रखना है. अगर वो फॉर्मूलाज याद है तो फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इजी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है. वो कहीं ना कहीं उसको टफ भी बना देता है. लेकिन उसकी पॉजिटिव बात ये है कि उसके अंदर कांसेप्ट अगर क्लियर है तो वो ठीक जाता है क्वेश्चन. मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ठीक ही जाएगा. गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट ये है कि थ्योरी को गो थ्रू करो, लेकिन उस पे ज्यादा टाइम नहीं देना. और फिजिकल के लिए तुम एनसीईआरटी फॉलो करते थे या नहीं? फिजिकल के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं, मैंने अपनी कोचिंग का मेथड फॉलो किया था. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है. एनसीईआरटी से बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं. तो इनऑर्गेनिक का तो फंडा सिंपल है, एनसीईआरटी पढ़ना होता है. एंड ऑर्गेनिक का भी काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन कुछ भी एक्सेप्शन है. लाइक जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, उसका कांसेप्ट बनाना होता है तो नोट से रेफर करना सही होता है. हां, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन वो पोर्शन है जिस पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए. क्योंकि एक बार अगर वो पोर्शन क्लियर हो जाते हैं, जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सारे समझने बहुत इजी हो जाते हैं. लेकिन अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं है तो फिर आगे जनरल कहां से पढ़ते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अपनी कोचिंग के जो मॉड्यूल्स थे उनसे पढ़ी थी. देन मैंने लास्ट में एनसीईआरटी से रिवीजन किया था उसका. अच्छा. तो जनरल हाइड्रोकार्बन कहां से पढ़े? हाइड्रोकार्बन भी मॉड्यूल से पढ़ा था. तो ये तो 11 वाला पार्ट हो गया. एग्जैक्टली. 12 का पार्ट एनसीईआरटी इनफ है. 12 के पार्ट में एनसीईआरटी और 12 का एनसीईआरटी बहुत इजी भी है. एग्जैक्टली. बायोलॉजी में सबसे मेन बात ये है कि उसके अंदर चैप्टर्स को हमें पहले डिवाइड करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कांसेप्ट लगते हैं. उसके अंदर कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, उस टाइम पे अटक सकते हैं. तो इन चैप्टर्स के लिए जितना ज्यादा, वैसे इसकी एक खास बात है कि जेनेटिक केमिस्ट्री में जितना, जेनेटिक बायोलॉजी में जितना ज्यादा एनिमेशन की अगर मदद से हम देखेंगे तो वो सबसे बेस्ट है. जैसे कि बायोमेंटर्स में होता था. एग्जैक्टली. उसमें एनिमेशंस दिखाई जाती थी, तो एनिमेशंस की मदद से वो सब कुछ याद रहता था. उसको लिखना आसान होता है, आगे भी काम आता है वो काफी ज्यादा. और वो क्लियर कट हमारे पास कंसेप्ट क्लियर कर देता है सारी की सारी. लेकिन अगर बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, जो सबसे ज्यादा डराने वाले चैप्टर होते हैं नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो इनमें सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल याद हों. और एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल याद होने के साथ साथ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्की के बारे में पढ़ना है तो एल्की के अंदर एक फ्लो चार्ट बनना चाहिए कि कैसे कैसे पीओ5सी, रोडो5सी, क्लोरो5सी होती है. देन इसके अंदर ये डिफरेंशिएट करके पढ़ना है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए बी है, इसके अंदर एसी है, इसके अंदर एडी है. तो वो डिफरेंशिएट अगर हम कर पा रहे हैं कि यहाँ क्लोरो5सी के अंदर ये है तो पीओ5सी के अंदर ये है, तो वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
अच्छा, तो मिनिमम कितना रीडिंग लगाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एनसीईआरटी का रीडिंग की अगर बात करें तो चैप्टर वाइज डिपेंड करती है कि कौन सा चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इनके अंदर जितनी ज्यादा रीडिंग पॉसिबल हो उतनी ज्यादा रीडिंग लगानी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी अप्रोक्सीमेट मैंने 10 से 12 रीडिंग अराउंड लगाई है। जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को सबसे ज्यादा, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा होता है कि हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। उसके अंदर 2-3 रीडिंग में वो सारी की सारी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर होती है, तो वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। एक्चुअली बॉटनी में ज्यादा रिवीजन की, बॉटनी में सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, क्रेज भी होता है कि हाँ डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ये चैप्टर हमारा अच्छा होना ही चाहिए। तो एक साइकोलॉजी भी काम करती है यहाँ पे कि वो एक बार भी अगर पढ़ लिया ना हमने तो वो हमारे ब्रेन में हमेशा रहता है। जबकि बॉटनी थोड़ा सा ये होता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसके 10 बार वीडियोस देख लिए हो सकता है तब भी समझ में ना आए, तो उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो व्यूअर्स है उन लोगों के लिए तुम क्या टिप्स देना चाहोगे, स्पेशली जो ड्रॉपर है, ड्रॉप ईयर में थोड़ी बहुत एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो उस चीज से कैसे ओवरकम? ड्रॉप ईयर में मेरे पास भी यही एंजाइटी मुझे हो रही थी लास्ट टाइम पे, और शायद इस एंजाइटी की वजह से 2020 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट जब 2021 में मैंने नीट का एग्जाम दिया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक क्लियर कट आइडिया था कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, वो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन मेरा कंफर्म है ऑलरेडी, जितना मैंने पढ़ा है सिलेक्शन कंफर्म है। मैं एग्जाम इसलिए देने जा रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा कॉलेज कौन सा है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस हमको रखना है। अगर कॉन्फिडेंस इतना है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पे जाके कॉमन सी वाली कॉन्फिडेंस तो लो होगा, एक बार तो ऐसा होगा कि होगा या नहीं होगा, और अगर पहले से लो कॉन्फिडेंस के थ्रू जाएंगे हम तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है एंड दैट्स इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करना।